हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ क्यों रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें फ्लूइड के बिहेवियर को समझना है, इसलिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्लूइड होता क्या है। तो हम वहां पे डिस्कस किए थे, ये भी लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि मैटर को हम दो तरह से समझ सकते हैं कि या तो वो सॉलिड है या तो फ्लूइड है। सॉलिड मतलब उसका एक डेफिनेट साइज है, शेप है और डेफिनेट साइज है। जैसे हमारे पास ये सपोज डस्टर है, डस्टर का डेफिनेट शेप है और डेफिनेट हमारा साइज है, अनलेस एंड अनटिल इस पे हम कोई एक्स्ट्रा लोड ना लगाएं। लोड लगाने से इसका शेप और साइज चेंज हो सकता है अगर इसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हम लोग लोड लगा दे रहे हैं। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि सॉलिड स्टार्ट डिफॉर्मिंग आफ्टर रीचिंग इट्स यील्ड वैल्यू। यील्डिंग का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन और यील्ड वैल्यू मतलब अपनी स्ट्रेंथ, कि इसकी स्ट्रेंथ को अगर हम एक्सीड कर देंगे, एक्स्ट्रा जो क्या है तुम्हारा एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो ये क्या करने लगे, इसका शेप और साइज तब चेंज हो सकता है। लेकिन लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शेपलेस है, उन्हें हमें शेप देनी पड़ती है। दे कंटिन्यूसली, उनमें क्या होगा, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है। तो फ्लूइड में क्या है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है, शेप नहीं है। लिक्विड में शेप नहीं है, शेपलेस है लिक्विड, लेकिन उसका क्या है, साइज है। गैस में ना शेप है ना साइज है। लिक्विड को देखिए ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि तो इतना हमारा अभी क्या है, ये लिक्विड है, ये वाटर है, जो इसमें जितना भी वाटर है ये लिक्विड है। इसे अगर हम दूसरी शेप में रख लें, अगर बकेट में रखेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा, अगर फर्श में अगर क्या है इसे छोड़ दें तो फर्श का शेप ले लेगा। ये तब तक हमारा क्या है, फ्लो करता रहेगा जब तक कि ये डेफिनेट शेप को अटेन ना कर ले। वैसे ही गैस में भी है कि गैस शेपलेस है, वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक एक डेफिनेट शेप ना ले ले। दोनों में फर्क क्या है, अब हम क्या है, फ्लूइड भी दो तरह का है, एक है लिक्विड और एक है गैस। गैस को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं और लिक्विड को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी को हम कांस्टेंट मानते हैं और गैस की डेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट नहीं मानते हैं। नेक्स्ट चीज यहां पे देखिए, लिक्विड को हम ओपन स्पेस में रख सकते हैं, जिसके कारण लिक्विड क्या है तुम्हारा, फ्री सरफेस फॉर्म करता है। फ्री सरफेस हम किसे बोलते हैं, लिक्विड एयर इंटरफेस, हम उसे क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस, जिसके कारण लिक्विड एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड में आता है, लिक्विड एयर इंटरफेस का प्रॉपर्टी है, फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी है। ओके, इतना क्लियर है। लेकिन गैसेस को हम क्या है, ओपन स्पेस में नहीं रख सकते हैं, इसे हम इनक्लोज स्पेस में ही रखेंगे, इनक्लोज स्पेस में, क्योंकि गैसेस को हम जिस वॉल्यूम में हम रखेंगे वही वॉल्यूम का क्या है, वही वॉल्यूम को वो ऑक्युपाई कर लेगा। इतना क्लियर है। तो जिसके कारण गैस में फ्री सरफेस नाम का कोई शब्द यूज नहीं होता है, मतलब गैस में कोई सरफेस टेंशन शब्द यूज नहीं होता है। तो फ्लूइड को हम लोगों ने समझा था कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो कंटिन्यूअसली या डिफॉर्म कंटिन्यूअसली या मूविंग कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। जब तक कि उसे कोई शेप ना मिल जाए तब तक उस पर क्या लगेगा, शेयर फोर्स लगता रहेगा, और जब तक उस पर शेयर फोर्स लग रहा है तब तक वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता रहेगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। जब उसे शेप मिल गया तो शेयर फोर्स जीरो है, तो जब शेयर फोर्स जीरो है तो हम फ्लूइड को क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड विल बी एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हेन देयर इज नो शेयर फोर्स, फ्लूइड विल बी एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट। इतना क्लियर समझ रहे हैं हम? अब यहां पे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम यहाँ पे शेयर फोर्स से क्यों बोल रहे हैं, हम लोग नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें डिफॉर्मेशन को समझना होगा। फ्लो मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक है नॉर्मल डिफॉर्मेशन और एक है हमारा टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन, जिसे कि हम शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इतना क्लियर है। नॉर्मल डिफॉर्मेशन मतलब साइज चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होना, साइज का चेंज होना, और शेयर डिफॉर्मेशन मीन्स या टेंजेंशियल शेयर डिफॉर्मेशन मीन शेप चेंज होना। इसमें साइज चेंज नहीं हो रहा है, इसमें शेप चेंज हो रहा है। तो फ्लूइड में क्या है, कोई शेप नहीं है, फ्लूइड का क्या है, कोई शेप नहीं है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, उसे जब तक उस पर क्या है शेपलेस है तब तक उस पर क्या लग रहा है, शेयर फोर्स लग रहा है।
क्योंकि शेप चेंज किसके कारण हो रहा है? शेयर फोर्स के कारण हो रहा है। तो जब तक वो शेपलेस है शेयर फोर्स लग रहा है, और जब तक उस पर शेयर फोर्स लग रहा है तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में है। तो जब तक वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में है तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम उसे बोल रहे हैं फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स अगर जीरो है तो फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है। तो फ्लूइड इज सेड टू बी इज एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन shear force is zero. When shear force is zero, then fluid will be at a state of rest. तो इतना हम लोग समझ रहे हैं। तो फ्लूइड हमें समझ में आया कि फ्लूइड है क्या और क्या है। फ्लूइड में हमारा दो है, हमारा एक है लिक्विड और एक गैस। लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल रहे हैं और गैसेस को हम क्या बोल रहे हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड। हम जो यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे? मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा? मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहला प्रॉपर्टी है हम लोगों का डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतना क्लियर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। इसे हम स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं, नहीं स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं, या मास डेंसिटी भी बोलते हैं। इतने सारे शब्द हमारे किसके लिए होते हैं? डेंसिटी के लिए। मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास या सिर्फ डेंसिटी। इतना क्लियर है? सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला देखें। मास का होता है कैपिटल M L क्यूब। तो ml-3 इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। मैच द फॉलोइंग में आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? कॉम्पैक्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल। कॉम्पैक्टनेस ऑफ मॉलिक्यूल इज डेंसिटी। With increase in pressure, compactness will increase and will increase in temperature, compactness will decrease. Compactness मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमारे वीक होते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी हमारा डिक्रीज करेगा, और प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी हमारा बढ़ेगा। और ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? गैसेस में, क्योंकि लिक्विड को तो हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। ओके, इतना क्लियर है? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेते हैं, और गैसेस के केस में एयर या हाइड्रोजन ले लेते हैं। हम जनरली हम लोग एयर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो वाटर इज कंसिडर एज स्टैंडर्ड फ्लूइड। एंड फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी इज 1000। स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम क्या अज्यूम करके लेके चलेंगे? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है? नेक्स्ट, डेंसिटी का रेसिप्रोकल भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। डेंसिटी सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का सॉलिड से कम होता है, और गैसेस का सबसे कम होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम गैसेस का सबसे ज्यादा होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम गैसेस का सबसे ज्यादा होगा और सॉलिड का सबसे कम होगा। जबकि क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है हमारा? लिक्विड से काफी ज्यादा होता है, और गैसेस का तो डेंसिटी काफी नेग्लिजिबल होता है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज क्या है? मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। गैसेस का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, और लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कम होता है। स्मॉल वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, ध्यान रखें। और डेंसिटी सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम सॉलिड का सबसे कम होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके पंप वर्क को हम नेग्लिजिबल लेते हैं, और कंप्रेसर वर्क को हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर में हमारा क्या है? हम गैसेस को हैंडल करते हैं, तो गैसेस को कंप्रेस करने के लिए हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, और लिक्विड को पंप करने के लिए हमें नेग्लिजिबल वर्क करना, मतलब जो वर्क होता है, वर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल।
ओके, थोड़ा बहुत उसमें डेंसिटी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे क्या मान लेते हैं, इनकंप्रेसिबल। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस करी, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट को आइदर हम ओमेगा से डिनोट करते हैं या गामा से डिनोट करते हैं। हम लोग किससे करेंगे, ओमेगा से। बुक में दोनों चीजों से उसने डिनोट करा हुआ है, तो हम लोग किससे करेंगे, ओमेगा से। इतना क्लियर है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, WT मतलब वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज स्पेसिफिक वेट। वेट इज mg, हम सबको पता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। m/v इज डेंसिटी, तो ρg इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है हमारा, ρg। पहले सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। mg वेट मींस फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2 डिवाइड बाय lq। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया स्पेसिफिक वेट का, यहां से देखिए ml-2 t-2। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मैच द फॉलोइंग में आता है। तो ml-2 t-2 इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। अब इसमें देखिए स्पेसिफिक वेट फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड, जैसे कि हम वाटर ले रहे हैं, ρg, रो वाटर का कितना है 1000 और g होता है हमारा 9.81, तो क्या हो गया हमारा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आप लोगों को याद रखना है, किसका है ये, वाटर का। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का हम असर देखें, तो जो ओमेगा है, ओमेगा पे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, रो और जी पे। जी हमारा लोकेशन है, और लोकेशन को हम एनालिसिस में क्या है, लोकेशन के इफेक्ट को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। जैसे क्या मान लेते हैं कि लोकेशन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। डेंसिटी पे किस किस का असर पड़ता है, प्रेशर का और टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो ओमेगा भी हमारा क्या होगा, वेट डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी हमारा बढ़ता है, तो वेट डेंसिटी भी हम लोगों का बढ़ेगा। लेकिन इस किसके लिए है, गैस के लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। लिक्विड के लिए हम क्या मानते हैं, स्पेसिफिक वेट कांस्टेंट। तो लिक्विड का स्पेसिफिक वेट हमारा कांस्टेंट होता है, और गैसेस पे प्रेशर और टेम्परेचर के कारण तुम्हारा फर्क पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर है, इतना हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। इसे हम S से डिनोट करते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इट इज द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड से कंपेयर करने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। एस हमारा अगर क्या है 1 है, तो फ्लूइड हमारा कैसा है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर S ग्रेटर देन 1 है, तो फ्लूइड क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड से हैवियर है। और S अगर हमारा लेस देन 1 है, तो फ्लूइड कैसा है, स्टैंडर्ड फ्लूइड से लाइटर है, उससे हल्का है। मतलब उसका डेंसिटी तुम्हारा स्टैंडर्ड फ्लूइड से कम है। और अगर तुम्हारा S ग्रेटर देन 1 है, तो डेंसिटी तुम्हारा क्या है, फ्लूइड का स्टैंडर्ड फ्लूइड से क्या है, हमारा ज्यादा है। तो यहां पे देखिए लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्योंकि लिक्विड की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो क्या होता है H2। तो वाटर के लिए S क्या होगा 1, क्योंकि वाटर को हम क्या मान रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो फॉर वाटर S इक्वल टू 1। If S is greater than 1 means fluid is heavier than water. If S is less than 1 means fluid is lighter than water. इतना हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। मतलब क्या है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर जी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर या स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हम ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हम किसे लेते हैं, वाटर को लेते हैं, इसे एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू 1 मीन स्टैंडर्ड फ्लूइड, एस इज ग्रेटर देन 1 मीन हैवियर देन, एस ग्रेटर देन 1 मीन्स हैवियर देन वाटर या हैवियर देन स्टैंडर्ड फ्लूइड। एस लेस देन 1 मीन्स लाइटर फ्लूइड इज लाइटर देन स्टैंडर्ड फ्लूइड या फ्लूइड इज लाइटर देन वाटर। अब इसी के बेस पे ये जो तीन प्रॉपर्टी पड़ी, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। 10 लीटर ऑफ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मिक्स्ड विद 6 लीटर ऑफ ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 if there is a shrinkage of 1.5% on mixing, find the density of resultant mixture। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो फ्लूइड है हमारे पास, एक है ए और एक है बी। इसका वॉल्यूम है हमारा 10 लीटर। 10 लीटर मतलब 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहां से आ गया हमारा 10⁻² मीटर क्यूब। यहां पे समझ लीजिए, इधर हम टोटल बोल लेंगे a प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स टोटल। ये हमारा है 6 लीटर VV इक्वल टू 6 लीटर मीन्स 6 इंटू 10⁻³ मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल वॉल्यूम जब मिक्स कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, उसमें श्रिंकेज आ रहा है। कितना आ रहा है श्रिंकेज, 1.5%। तो मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, VA प्लस VB, दोनों को मिला देंगे तो VA प्लस VB माइनस का 1.5% ऑफ VA प्लस VB। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा 1.6 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ऑन 100, 1.6 इंटू 10⁻²। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा हमारा 15.76 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहां पे ध्यान रखें, मिक्सिंग के दौरान क्या कर रहा है, श्रिंक हो रहा है। इतना क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये कैसे निकालेंगे, डेंसिटी हमारा कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका क्या है, पहले वाले फ्लूइड का जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.3 मीन्स फ्लूइड इज हैवियर देन वाटर। 1.3 इंटू 1000 तो कितना आ गया हमारा 1300 kg पर मीटर क्यूब। इसका है हमारा, यहां भी डेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा S इंटू रो H2। S है हमारा 0.8000 तो 800 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान रखें, डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, रिजल्टेंट मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ लिक्विड ए प्लस मास ऑफ लिक्विड बी
डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आया 15.76 इंटू 10⁻³ यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि मिक्सिंग के दौरान क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो Ma हमारा क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास इंटू वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्लस का रो वी डिवाइड बाय 15.76 इंटू 10⁻³ अब देखिए रिजल्टेंट मिक्सचर निकालना है हमें। रो ए कितना है हमारा, रो ए इज 1300 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, वी ए आया था हमारा, प्लस रो बी इज 800 इंटू 0.6 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 15.76 इंटू 10⁻³। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो आ जाएगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रफली 1129 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्व कीजिए, 1129 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, मिक्सिंग के दौरान श्रिंकेज आ रहा है। तो श्रिंक यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखें कि 1.5% क्या हो रहा है, श्रिंक कर जा रहा है वो। तो जिसके कारण क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा 15.76 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर। डेफिनेशन आप लोग देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अदर। सिंपली इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये कैसे हम विस्कोसिटी को ऑब्जर्व करें, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे, व्हेन ये फ्लूइड जो तुम्हारा मूविंग फ्लूइड है comes in contact with this solid boundary, the layer, जो लेयर सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है तो वो लेयर उसी वेलोसिटी को फील करती है जो कि सॉलिड बाउंड्री की है। इसका मतलब एट दी बाउंड्री देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी फ्लूइड लेयर एंड दी बाउंड्री। तो इसका मतलब क्या है, वो लेयर सरफेस के ऊपर स्टिक कर जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। इसी जो तुम्हारा ये फिनोमेना है, इसी फिनोमेना के कारण किसी सरफेस के ऊपर हम क्या है, फ्लूइड की लेयर को डाल पाते हैं। जैसे कि क्या है, हम व्हाइटनिंग कर रहे हैं तो दीवार पे हम क्या है, डिस्टेंबर की लेयर को डाल पा रहे हैं, या हम क्या है, डोर पे हम पेंट की लेयर को डाल पा रहे हैं, या बॉडी पे हम लोग ऑयल लगा रहे हैं तो ऑयल हमारी बॉडी पे स्टिक कर रहा है। तो ये किसके कारण है, जीरो स्लिप कंडीशन के कारण या नो स्लिप कंडीशन के कारण। तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं। फिर इसके बाद फिर आप दूसरी लेयर पे, जो लेयर सरफेस के ऊपर आ रही है वो तो स्टिक कर गई, इसे हमने जीरो स्लिप कंडीशन करा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आई तो थोड़ा ज्यादा क्या है, वेलोसिटी से मूव करी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आई फिर और वेलोसिटी से मूव करी। तो क्या आया, मतलब दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया। तो इस रिलेटिव मोशन के कारण ये एक दूसरी लेयर को ये आपस में अपोज कर रही हैं। तो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को, जो एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज कर रही है, इसे हमने विस्कोसिटी कहा। तो कैसे समझें, सपोज ये सॉलिड बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है जिसका वेलोसिटी हमारा v है। तो क्या होगा, सरफेस पे तो जीरो वेलोसिटी होगा, और ये कब तक तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी फ्लूइड लेयर का बढ़ता रहेगा जब तक कि क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी या मेन वेलोसिटी को अटेंड ना कर दे। तो v वेलोसिटी है, तो जिस डिस्टेंस तक ये क्या है, रिलेटिव मोशन रह रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री लेयर रीजन बोल रहे हैं, या सिंपली हम इसे क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। हम इसे y से डिनोट कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण एक लेयर दूसरे लेयर को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो इस अपोजिशन वाले कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल हमें कुछ दिया गया हो, वैसे तो प्रैक्टिकली क्या होता है, पैराबोलिक होता है, क्योंकि अगर क्या है,
दिया गया है तो हम लोग क्या है उसी प्रोफाइल से चलेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या है लीनियर अज्यूम कर लेंगे। एनालिसिस में भी हम लीनियर मान रहे हैं। प्रैक्टिकली तो क्या होना चाहिए, इसे पैराबोलिक होना चाहिए, क्योंकि क्या है बहुत ही क्या है स्मॉल इंक्रीमेंट से होते 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 ये फ्री स्ट्रीम तक जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वेरिएबल स्लोप आ रहा है और वेरिएबल है लेकिन कैसा है हमारा इंक्रीजिंग स्लोप है। तो ये कैसा होता है, वैसे हमारा पैराबोलिक होता है, लेकिन सेक ऑफ एनालिसिस हम कैसा मान रहे हैं, लीनियर मान रहे हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए विस्कोसिटी को समझने के लिए सपोज मैथमेटिकल एनालिसिस, सपोज डी वाई डिस्टेंस पे दो लेयर है, एक का वेलोसिटी u है और एक का वेलोसिटी u प्लस डी यू है। एक्सेस वेलोसिटी किसका होगा, जो बाउंड्री से ज्यादा दूर पे होगा, और कम वेलोसिटी किसका होगा, जो बाउंड्री के करीब होगा। तो इसे हम यहां पे इस हिसाब से देखते हैं, ये लेयर u प्लस डी यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो इसके नियरर है वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये एक्सेस डिस्टेंस कवर करेगी कितने टाइम में, सपोज dt टाइम में, और जिसके कारण इनमें क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया d थीटा। बात समझ रहे हैं। और ये है हमारा dy। दिस इज एक्सेस डिस्टेंस ड्यू टू एक्सेस वेलोसिटी। तो एक्सेस डिस्टेंस क्या होगा हमारा, एक्सेस वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्सेस वेलोसिटी क्या है हमारा du और टाइम कितना हो गया dt। इतना समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा du dt। अब इस ट्रायंगल पे हम फोकस करें, ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए tan d थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, du dt अपॉन dy, दिस डिवाइड बाय दिस। एज दिस d थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा में अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम एज ए थीटा ही उसे कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू du अपॉन dt अपॉन dy, मीन्स d थीटा अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dy। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग अब ध्यान दीजिए, d थीटा अपॉन dt इज नोन एज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। d थीटा अपॉन dt इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंड du अपॉन dy इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज इन फ्लूइड देयर विल बी कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इन फ्लूइड शियर स्ट्रेस, क्योंकि यहां पे शेप की बात हो रही है और शेप के लिए क्या आएगा, शियर फोर्स, और रेजिस्टेंस कैसा आएगा, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, जबकि सॉलिड में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, क्योंकि यहां पे क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो है, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि कितनी तेजी से वो फ्लो कर रहा है, उस पे हमारा क्या आ रहा है, उस पे हमें क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसका जो हमारा क्या है मेजर है वो है शियर स्ट्रेस। तो यहां पे हमारा क्या है, रेट इंपॉर्टेंट है। तो इन फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, एंड इन सॉलिड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या डाल लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, या डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। दो तरह का विस्कोसिटी हो गया हमारा, काइनेमेटिक और डायनेमिक। काइनेमेटिक को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसे हम क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं। क्यों इसे डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं, उसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए,
बिकॉज हियर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। और एनालिसिस के लिए हम क्या मान लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। यहां पे देखें हम अजम्पशन ले रहे हैं, क्वेश्चन में जैसा प्रोफाइल होगा उसी प्रोफाइल से हमें चलना होगा। हम क्या मान रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। तो टॉ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, म्यू वी अपॉन वाई, क्योंकि अगर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है तो डी यू अपॉन डी वाई हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन वाई। मैक्सिमम वेलोसिटी इज वी और मिनिमम वेलोसिटी इज 0, तो क्या हो जाएगा हमारा वी अपॉन वाई। और टोटल डिस्टेंस इज वाई, जहां तक वेलोसिटी ग्रेडियंट जहां तक आ रहा है वाई डिस्टेंस तक का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी अपॉन वाई। तो इसलिए हमारा शियर स्ट्रेस क्या हो गया, म्यू वी अपॉन वाई। म्यू को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल रहे हैं या डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं या सिंपली विस्कोसिटी बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट ऑफ म्यू या यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो टॉ अभी हम लोगों ने लिखा म्यू वी अपॉन वाई, तो म्यू हमारा क्या आ जाएगा, टॉ डिवाइड बाई वी बाई वाई। तो टॉ हमारा क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर ये आ गया मीटर पर सेकेंड और ये आ गया फिर डिवाइड बाई क्या आ गया, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, मींस पास्कल सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकेंड। फिर देखिए ये तो हमारा क्या आ गया, हमारा एसआई यूनिट आ गया। अगर हम एमकेएस देखें तो एमकेएस में हम न्यूटन को क्या लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, केजी मीटर सेकेंड। तो एमकेएस में क्या है ये, केजी मीटर सेकेंड। तो क्या क्या यूनिट आ गया हमारा, पास्कल सेकेंड और केजी मीटर सेकेंड। तो हमारा इसका मैच द फॉलोइंग में हमारा क्या आ जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो पूछ लेता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, एम केजी हमारा क्या हो गया एम, मीटर क्या हो गया एल, टी। तो क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी। यहां पे ध्यान रखें। अब एक चीज हम और देखेंगे, सपोज दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड ये है और एक फ्लूइड बी है। इसका म्यू ये है और ये म्यू बी है। अगर म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी है तो इसका मतलब क्या है कि डी थीटा अपॉन डी टी ऑफ ए इज लेस देन डी थीटा अपॉन डी टी फॉर ए गिवन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर ए गिवन शियर फोर्स, फॉर ए गिवन शियर फोर्स जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो डिफिकल्ट टू फ्लो होगा। तो डिफिकल्ट टू फ्लो होगा तो उसका क्या होगा, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कम होगा। और जिसका क्या है, कम होगा विस्कोसिटी, उसका रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन हमारा ज्यादा होगा। तो यहां पे ध्यान रखें, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन ज्यादा होना मतलब इजी फ्लो, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कम होना मतलब डिफिकल्ट फ्लो। रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन कम होना मतलब म्यू ज्यादा होना। म्यू अगर ज्यादा है तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा हमारा, कम होगा। तो ये चीज ध्यान रखें, डी थीटा अपॉन डी टी ज्यादा होना मतलब क्या है तुम्हारा, इजी फ्लो। और डी थीटा अपॉन डी टी कम होना मतलब क्या है हमारा, कम होना मतलब क्या है हमारा, डिफिकल्ट फ्लो। तो यहां पे लिख लेते हैं हम दो तरह का फ्लो, एक है इजी और एक है हमारा डिफिकल्ट। तो इजी फ्लो कौन सा होगा, जिसमें क्या होगा,
इजी हमारा ए है और डिफिकल्ट हमारा बी है, तो म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी। डिफिकल्ट का क्या होगा तुम्हारा, नहीं सॉरी, इजी का क्या होगा, कम होगा। म्यू ए इज लेस देन म्यू बी। जिसका म्यू ज्यादा होगा वो फ्लो डिफिकल्ट होगा, जिसका म्यू कम होगा वो फ्लो इजी होगा। तो यहां से क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डी थीटा अपॉन डी टी ऑफ बी। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। जिसका विस्कोसिटी ज्यादा मींस डिफिकल्ट फ्लो, जिसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा मींस इजी फ्लो, जिसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम मतलब डिफिकल्ट फ्लो, जिसका क्या है तुम्हारा विस्कोसिटी कम वो मतलब क्या है, इजी फ्लो। नहीं, जिसका विस्कोसिटी कम वो इजी फ्लो, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा वो डिफिकल्ट फ्लो, जिसका रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन ज्यादा वो इजी फ्लो, जिसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम वो डिफिकल्ट फ्लो। दोनों आपस में अपोजिट है, विस्कोसिटी ज्यादा तो रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन कम। यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये क्या है हमारा यूनिट ऑफ क्या है, विस्कोसिटी आ गया। अब देखिए सीजीएस में विस्कोसिटी क्या होगा, सीजीएस में जो विस्कोसिटी होता है उसका एसआई यूनिट होता है पॉइज, POISE। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सीजीएस तो क्या हो गया, ग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर सेकंड। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड हमारा क्या है, पॉइज है। तो यहां पे देखिए किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर सेकंड, ये MKS यूनिट है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड। सॉरी यहां पे ना लिखूं, 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 10⁻² सेंटीमीटर सेकेंड। तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों का निकल रहा है, फोकस कीजिए। तो देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या है, पास्कल सेकंड या SI यूनिट या MKS यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 पॉइज। तो यहां से देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड इक्वल टू क्या है, 10 पॉइज मीन्स पास्कल सेकंड इक्वल टू क्या है, 10 पॉइज, या पॉइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकंड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सीजीएस यूनिट इज पॉइज एंड MKS यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड, या क्या है हमारा पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, या एक चीज और ध्यान रख लीजिए, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एज्यूम्ड एज 1 सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज मीन्स सेंटी मीन्स 10⁻², तो 1 × 10⁻² पॉइज मीन्स 1 × 10⁻² × 10⁻1 पास्कल सेकेंड। तो मीन्स 10⁻³ पास्कल सेकेंड मीन्स 10⁻³ किलोग्राम मीटर सेकेंड। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। विस्कोसिटी ऑफ वाटर दैट इज कंसिडर एज स्टैंडर्ड फ्लूइड इन लिक्विड इज 1 सेंटीपॉइज एट 20 डिग्री सेल्सियस। इतना हम अज्यूम करके लेते हैं। अगर हमें विस्कोसिटी ऑफ वाटर अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानते हैं, 1 सेंटीपॉइज। तो 1 सेंटीपॉइज इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज अज्यूम्ड एज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल वाटर का। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसे समझिए, विस्कोसिटी इज गवर्न बाय 2 फैक्टर, one is molecular agitation and another one is cohesive force. In case of liquid, cohesive forces are large but molecular agitation activity is very less, क्योंकि kinetic energy of the molecule कम है। सेकंड देखिए,
इन गैसेस, इसका अपोज गैसेस में मॉलिक्यूलर एजिटेशन इज वेरी हाई, क्योंकि क्या है काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी काफी ज्यादा है उनकी, और कोसिव फोर्सेस आर लेस, क्योंकि क्या है मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास हैं, इसलिए कोसिव फोर्सेस वहां पे क्या है कंसिडरेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलर एजिटेशन वहां पे कंसिडरेबल नहीं है। गैसेस में मॉलिक्यूलर एजिटेशन आपका कंसिडरेबल है, लेकिन क्या है कोसिव फोर्सेस आपके वहां पे क्या है कोई काम नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। अब देखिए कोसिव फोर्स अगर बढ़ेगा तो क्या है तुम्हारा, बढ़ेगा तो मतलब क्या है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो बढ़ेगा, तो कोहेसिव फोर्स का बढ़ना मतलब विस्कोसिटी का बढ़ना। तो सबसे पहले तो ये चीजें, कोहेसिव फोर्स का बढ़ना मतलब विस्कोसिटी का बढ़ना, और मॉलिक्यूलर एजिटेशन का भी बढ़ना मतलब विस्कोसिटी का बढ़ना। मॉलिक्यूलर एजिटेशन मींस मॉलिक्यूलर क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो क्या है कोलिजन के चांस बढ़ रहे हैं, कोलिजन्स के चांस बढ़ रहे हैं। एक मॉलिक्यूल क्या है हायर स्पीड से, दूसरा भी है, तो दोनों में क्या है कोलिजन होने के क्या है बहुत ज्यादा क्या है तुम्हारे चांसेस हो जाएंगे। तो अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो बढ़ेगा तो क्या है विस्कोसिटी हमारा बढ़ेगा। तो कोहेसिव फोर्स बढ़ने से भी विस्कोसिटी बढ़ती है और मॉलिक्यूलर एजिटेशन से भी विस्कोसिटी बढ़ती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूलर एजिटेशन हमारा क्या है नेग्लिजिबल है, और कोहेसिव फोर्स वहां पे क्या है डोमिनेंट है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी यहाँ पे क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स हमारे क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाते हैं वीक पड़ जाते हैं। तो वीक होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा विस्कोसिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा फ्लो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो इन लिक्विड with increase in temperature viscosity decreases, but in gases with increase in temperature viscosity increases. Why? Because molecular agitation increases. molecular agitation अगर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा डिस्टर्बेंस टू फ्लो बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस टू फ्लो बढ़ेगा तो विस्कोसिटी हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें कोहेसिव फोर्स यहाँ पे क्या है तुम्हारा कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोहेसिव फोर्स यहाँ पे नेग्लिजिबल है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कोई काम नहीं कर पाती है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी यहाँ डिक्रीजेस, गैसेस में विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, और डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा म्यू होता है। डायनेमिक मतलब स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, एंड काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अगर डायनेमिक्स विस्कोसिटी से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका यूनिट केजी मीटर सेकेंड या पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। क्योंकि इसकी यूनिट में फोर्स और मास आ रहा है तो इसलिए हमने इसे डायनेमिक विस्कोसिटी बोल दिया। इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द टर्म म्यू बाई रो, और म्यू बाई रो को अगर हमने इसे यूनिट वाइज देखा तो ये है हमारा केजी मीटर सेकेंड डिवाइड बाय केजी पर मीटर क्यूब। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फॉर द कन्वीनियंस हमने इसे क्या बोल दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या हो गया हमारा न्यू, क्योंकि ये क्या हो गया एब्सेंट फ्रॉम फोर्स एंड मास, दैट्स वाई हमने इसे क्या बोल दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब मास और फोर्स से ये क्या है हमारा एब्सेंट है, इसका यूनिट हमारा फोर्स और मास की यूनिट से एब्सेंट है, और ये क्या कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस का ही हमारा काम कर रहा है, क्योंकि म्यू बाई रो आ रहा है, म्यू है उसमें, तो इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस में यूनिट होता है पॉइज, एंड 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10। कितना हो रहा था हमारा 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये डिस्कस किए। अब देखिए 1 सेंटीपॉइज, ये भी ध्यान रखिएगा सेंटीपॉइज, 1 सेंटीपॉइज मतलब 10⁻⁻² पॉइज मीन्स 10⁻³ पास्कल सेकेंड। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो सेम यहाँ पे सीजीएस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है स्टोक।
CGS, CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, तो मतलब क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज स्ट्रोक। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अब देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू हो गया हमारा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज स्ट्रोक, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज 10⁻⁴ स्ट्रोक। बात समझ रहे हैं? तो क्या है हमारा MKS में तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, और CGS में क्या है स्ट्रोक है, स्ट्रोक इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और दोनों में रिलेशन क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁻⁴ स्ट्रोक। एग्जाम में क्या आता है हमारा सेंटी स्ट्रोक बोल देता है, सेंटी स्ट्रोक, तो सेंटी स्ट्रोक क्या होगा 10⁻² स्ट्रोक, 10⁻² स्ट्रोक मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट 1 बल्क मॉडुलस या रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। एंड व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस हमारा डिफाइन क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाने से जनरली हमारा वॉल्यूम घटता है, तो हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा dP माइनस का dV/V। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मास हमारा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास को हम से डिनोट कर रहे हैं तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा 0 ρ dV प्लस V d ρ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का dV/V इक्वल टू d ρ/ρ। तो यहाँ से हमारा बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा dP डिवाइड बाय d ρ/ρ मीन्स ρ dP/d ρ। तो इसलिए हमारा कंप्रेसिबिलिटी क्या आ जाएगा 1/ρ d ρ/dP। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ध्यान से सुनिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बीटा इज 0, बीटा 0 होगा इनकम्प्रेसिबल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बीटा 0, बीटा 0 यहां पे रखेंगे तो d ρ 0, d ρ 0 मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है हमारा डेंसिटी कांस्टेंट आता है। कंप्रेसिबल, और एक और चीज बल्क मॉडुलस हमारा इनफाइनाइट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। इतना क्लियर है। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है डेंसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। यहां पे एग्जाम में आता है हमारा आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस मतलब सबसे पहले बल्क मॉडुलस लिख ले हम, बल्क मॉडुलस इज ρ dP/d ρ। आइडियल गैस इक्वेशन हम लगाते हैं PV = mRT। गैस के लिए हम चल रहे हैं PV = mRT। तो यहां से देखिए P = हम लिख सकते हैं ρRT, m/v वहां चला गया तो क्या आ गया हमारा P = ρRT। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ρ, तो dP/d ρ इक्वल टू आ जाएगा हमारा RT। तो यहां पे देखिए K = ρ dP/d ρ इज RT मीन्स K = ρRT, तो K = P। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ये आप लोगों को याद रखना है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस T इसलिए डाला टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। इस इक्वेशन में ध्यान रखें कि आइडियल गैस इक्वेशन में एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। RT कांस्टेंट था तो dP/d ρ इक्वल टू हमारा सिंपली क्या आ गया RT आ गया। इतना क्लियर है, ठीक है।
अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है, P इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा रो आर टी डी पी बाई डी रो, रो का क्या है डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, आर टी हमारा कांस्टेंट है, तो क्या आ गया हमारा डी पी बाई डी रो इक्वल टू आर टी। सेम इसी वे में हम लोग निकालेंगे एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। तो एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन हमारी क्या होती है, एडियाबैटिक पी बी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सपोज बी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं P डिवाइड बाय रो रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, तो इसलिए P को हम लिख सकते हैं C रो रेज टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। dp बाई डी रो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, तो dp बाई डी रो हमारा आ जाएगा, C तो कांस्टेंट है, गामा रो गामा माइनस 1 आ जाएगा हमारा। तो बल्क मॉडुलस हमारा क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू गामा dp बाई डी रो C गामा रो गामा माइनस 1 मीन्स K इज इक्वल टू रो C गामा रो रेज टू द पावर गामा डिवाइड बाय रो, ऐसा लिख सकते हैं। रो गामा रेज टू द पावर माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रो से रो कैंसिल, तो हमारा आ गया C रो रेज टू द पावर गामा इंटू गामा मीन्स एडियाबैटिक को हम Ka लिख सकते हैं। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। एक चीज नोट करके ध्यान रखें, आइडियल फ्लूइड मीन्स इन विस्कस फ्लूइड, विस्कोसिटी उसमें क्या होगा 0 होगा, एंड इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस। इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल एंड इन विस्कस फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। इन विस्कस मतलब विस्कोसिटी 0, इनकम्प्रेसिबल मीन्स बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। तो आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस हमारा इनफाइनाइट होता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में A B C D है और लिस्ट 2 में 1 2 3 4 5 है। स्पेसिफिक वेट लिस्ट 1 में देखते हैं, डेंसिटी, शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी। लिस्ट 2 में है, फर्स्ट में L अपॉन टी स्क्वायर, F अपॉन एल क्यूब, F अपॉन एल स्क्वायर, FT अपॉन एल स्क्वायर एंड FT स्क्वायर अपॉन L4। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स F अपॉन एल क्यूब। F इज फोर्स, तो A का क्या हो जाएगा 2। डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमारा F हो गया, F को हम फोर्स बोल रहे हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन हमारा हो गया L अपॉन टी स्क्वायर। तो मास हमारा आ गया FT स्क्वायर अपॉन L। अगर इसे हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेंसिटी आ जाएगा, तो वॉल्यूम मतलब LQ से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा FT स्क्वायर अपॉन L4। तो कौन सा है हमारा डेंसिटी का हो जाएगा हमारा 5, FT स्क्वायर अपॉन L4। शियर स्ट्रेस इज फोर्स पर मीटर स्क्वायर मीन्स F अपॉन एल स्क्वायर, F इज फोर्स। विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन के लिए क्या हो गया फोर्स हो गया FT अपॉन एल स्क्वायर, तो D का हमारा 4 हो जाएगा मीन्स A2 B5 C3 एंड D4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहां पे है हमारा ऑप्शन A इज राइट। ओके, क्लियर है इतना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड बाय 0.01% डिटरमाइन बल्क मॉडुलस
इन पास्कल। तो देखिए बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम उसने क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो dV बाई वी इंटू 100 इक्वल टू कितना है हमारा 0.01 परसेंटेज में दिया है, यहां पे ध्यान रखिए। तो इसलिए dV बाई वी हमारा क्या आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 100। तो इसका मतलब K with increase in pressure of 2 bar means 2 into 10 raised to the power 5, 1 bar is equal to 1 into 10 raised to the power 5 डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा हमारा 0.01 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 2 10 raised to the power 5, यहां से ऊपर जाएगा 10 raised to the power 2 डिवाइड बाय 0.01। तो 5 2 7 मतलब क्या हो जाएगा K इक्वल टू 2 इंटू 10 raised to the power 9 पास्कल, 10 raised to the power 9 पास्कल। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है। देन इट्स विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेल्सियस कैन बी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए विस्कोसिटी किसकी बात कर रहा है, गैस की बात कर रहा है। और कितना है तुम्हारा, पहला टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, हमें पूछ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है। तो मतलब विस्कोसिटी ऑफ गैस पूछ रहा है और विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन में से देखिए, क्योंकि गैस का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, यहाँ पे ध्यान रखें, लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है और गैस का क्या होता है हमारा बढ़ता है। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 raised to the power -5 ही 1.6 इंटू 10 raised to the power -5 से बड़ा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए कुछ ऐसा सवाल भी आता है जिन्हें करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस का विस्कोसिटी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड का विस्कोसिटी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट फॉर ए लिक्विड इज। कुछ इक्वेशन दी गई है, स्क्रीन पे है आपके। P इक्वल टू 3500 रो रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड एट ए प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। हमें निकालना है, पास्कल में ही हमें निकालेंगे आंसर इसका, पास्कल में ही पूछ रहा है। देखिए इक्वेशन ऑफ ए स्टेट सवाल में दिया गया है P इक्वल टू 3500 रो रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब P की वैल्यू यहां पे क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए हमें बल्क मॉडुलस निकालना है, किसमें, पास्कल में, जब प्रेशर हमारा कितना है 100 किलो पास्कल। इतना क्लियर है। अब देखिए K हमें पता है रो dP बाई डी रो होता है, रो को ऐसे रहने दो, dP बाई डी रो अगर यहां से देखेंगे तो dP बाई डी रो क्या आ जाएगा हमारा 3500 डिवाइड बाय 2 रो रेज टू द पावर 1/2 प्लस का 0, कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा। क्या होता है अंडर रूट एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया। क्लियर है इतना। तो dP बाई डी रो की वैल्यू रख लीजिए, क्या आ जाएगा 3500 डिवाइड बाय 2 रो रेज टू द पावर 1/2। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3500 रो रेज टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 2। इतना क्लियर है। एक K की वैल्यू हमारी आ गई। अब यहां से इक्वेशन ऑफ स्टेट से देखिए, यहां से 3500 रो रेज टू द पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस का 2500। ध्यान रखें इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 3500 रो रेज टू द पावर 1/2। यहां पे ध्यान रखें कि यहां पे P क्या है, पास्कल में है, और जबकि उसने क्या दिया है किलो पास्कल में। तो यहां पे इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी
3500 रो रेज टू द पावर 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? P की वैल्यू हम पास्कल में रखेंगे तो 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 पास्कल माइनस का 2500, तो इस टर्म की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो देखिए ये आ जाएगा हमारा P माइनस का 2500 डिवाइड बाई 2 मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3। ये इंपॉर्टेंट है कि P उसने किस में दिया है? पास्कल में दिया है, तो हम यहाँ पे पास्कल में ही रखेंगे। माइनस का 2500 डिवाइड बाई 2, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 48750 पास्कल। तो आंसर आ गया हमारा 48750 पास्कल। ओके, क्लियर है इतना? आज के सेशन में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन से अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल करके समझाने की कोशिश की हुई है। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोग। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।